Yes, yes, come in. आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली, जी हाँ सर। बिहार में कैसे जॉब करेंगे? सर उत्तर प्रदेश बिहार में अगर हम देखें तो सामाजिक और अर्थव्यवस्था रूप से भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और अगर प्रशासनिक सेवा में कोई आने की सोचता है और अगर वो स्टेट स्पेसिफिक सोचे कि मुझे इसी स्टेट में काम करना है, तो मुझे लगता है वो उस तरीके को अपने मतलब अपनी इच्छाओं को, अपने कार्य को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो एज ए क्षेत्र मुझे बहुत अंतर नहीं लगता, पहली बात। और दूसरी बात सर, मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस सेवा में आना चाहती हूँ तो क्षेत्र मैटर नहीं करता है। इन पारिवारिक जिम्मेवारियां होंगी आपके पास, कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं अभी भी मैनेज ही करती आ रही हूँ। अभी भी मतलब मैं अनमैरिड हूँ, फैमिली है, मदर फादर हैं, ओल्ड एज है, तो उनका ज़्यादातर ध्यान मैं ही देती हूँ उन पे। तो वो चंदौली में रहते हैं, गांव में, और मैं अलीगढ़ में ड्यूटी कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं लखनऊ में थी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई परेशानी हुई है। उनका ध्यान। आप अभी गवर्नमेंट जॉब में? जी हाँ सर। एमडी की नौकरी कर रहे हैं आप? नहीं सर, एमडी मेरा आयुर्वेद में है। अच्छा। और अभी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ अलीगढ़ में। कोविड-19 में मेरी ड्यूटी चल रही है, और कोविड-19 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? नहीं सर, परमानेंट हूँ, यूपी पीसीएस के थ्रू है। तो उसका स्केल और जो स्टेट पीसीएस आरडीओ का स्केल बराबर है सर। बराबर है या जी कम है? नहीं सर, बराबर है। आपने चेक किया है? जी हाँ सर। अच्छा, बराबर है, तो फिर बराबर स्केल पे क्यों आना चाहिए? सर बात यहाँ पैसे या वेतन की इतनी नहीं है, हालांकि वो एक ज़रूर विषय है, लेकिन मेरी इच्छा थी प्रशासन में आने की। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ आत्मविश्वास की कमी की वजह से शायद मैंने थोड़ा डिसीजन लेने में लेट किया। और अभी भी मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए, पारिवारिक हों या फिर व्यावसायिक रूप से निभाते हुए, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ सर। तो अभी आप चिकित्सक के पेशे में हैं? जी हाँ सर। अच्छा है, सेकंड गॉड माना जाता है। सर। तो इतना अच्छा पेशा छोड़ करके आप कैसे आप करें कि आत्मविश्वास की कमी हो गई? सर आत्मविश्वास की कमी मतलब ये थी कि जैसे शुरुआत से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे आईसीएस पीसीएस को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो मेरा अनुभव रहा है कि शायद ये अचीवेबल नहीं है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो एक आत्मविश्वास की कमी मैं कहना चाहूँगी। और कभी भी इस तरीके की स्थिति नहीं थी कि मैं पूरी अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ूँ, नौकरी छोड़ूँ, क्योंकि इस नौकरी के पहले भी सर मैंने 2 साल तक मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट में कॉलेज में काम किया है। तो ये करते हुए मुझे करना था, तो सर इस वजह से। तो अभी आपकी ड्यूटी क्या है, क्या करते हैं? सर अभी मैं सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके ऑफिस में कंट्रोल रूम की इंचार्ज हूँ। तो वहाँ पे सर सैम्पलिंग से लेकर होम आइसोलेशन और जो वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत होती है तो वो कॉल आती हैं, फिर उन्हें हमें अटेंड करके टीमें भेजना होता है। अभी वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें 2 वैक्सीन की चर्चा हो जी हाँ सर। दोनों में कौन रिलायबल है? सर रिलायबल दोनों ही हैं, और दोनों का जो हम कहें एक्यूरेसी रेट, मतलब जिनको हम कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स के साथ उनका इफ़ेक्ट, दोनों के ऑलमोस्ट बराबर है। एक जो है वो फुल्ली इंडिजिनस है जैसे कोवैक्सीन, और दूसरी जो है वो इंडिजिनस नहीं कह सकते हम, इंडिजिनस, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड की और एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहा है। अच्छा। तो इसकी जनता जो है, आम जनता जो 130 करोड़ की जनता है, जी हाँ, अधिकांश लोग निरक्षर हैं जी, और दूर हैं प्रशासनिक जो अंदर उससे, तो उनमें भरोसा कैसे पैदा हुआ कि वो लोग ले पाए? सर इसी भरोसे के लिए ही शायद मेरे ख्याल से फ्रंट लाइन जो हैं स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मी, और इनको मतलब एक अगर स्वास्थ्य विभाग में एक डॉक्टर वैक्सीन लेता है तो लोगों का भरोसा अपने आप उस पर हो जाता है कि हाँ अगर एक डॉक्टर ले रहा है तो सेफ़ होगा। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा हम थोड़ा जागरूकता अभियान चला सकते हैं लोगों को समझाने के लिए कि ये वैक्सीन उनके लिए ही है। गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया इसके लिए। सर अभी मेरा नंबर नहीं आया है उसका एक। जी हाँ बिल्कुल सर। ये जो नया जो विकसित हुआ है अभी कोविड का नया रूप जो विकसित हुआ है, नया स्ट्रेन है सर, उसका क्या, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर उसके बारे में ये है कि उसकी सबसे पहले उसका जो स्ट्रेन था ब्रिटेन में पाया गया, और बाकी यूरोप में भी उसके बाद काफ़ी तेज़ी से फैला है। इसमें बस अंतर इतना है, वैक्सीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन इसकी जो कंटेजियस है ये वो 70% ज़्यादा है। जो नॉर्मल 3-4 स्ट्रेन पाए गए थे बहुत मिलते जुलते एक दूसरे से, तो बस इतना ही अंतर है सर। बाकी वैक्सीनेशन में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना ही उसके मेडिकेशन में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। आपने आयुर्वेद पढ़ा है? जी हाँ हिस्ट्री भी पढ़ा है? जी सर। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री और आयुर्वेद से संबंधित कोई जानकारी देंगे? जी हाँ सर, अगर बिल्कुल सर, आयुर्वेद की शुरुआत अथर्ववेद से ही मानी जाती है। आयुर्वेद के जितने बड़े बड़े वैद्य हुए हैं, चरक हों, सुश्रुत हों, ये सारे एंशिएंट इंडिया से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं।
चरक संहिता जो है, जिसमें ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट और प्रोसीजर का वर्णन मिलता है हमें, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो उनको एक तरीके से कहा जाए तो एक राज्य वैद्य थे उनके, वो कि मतलब उनके संरक्षण में रह के। ऐसे ही जीवक को देखा जाए तो बिम्बिसार के दरबार में थे, गौतम बुद्ध की चिकित्सा के लिए भी उन्हें भेजा गया था। तो इसका वर्णन हमें वैदिक काल से ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बहुत प्रॉपर वे में कहें कब मिलता है, तो वो हमें हर्यक वंश और उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी से मिलना शुरू होता है। और 8वीं सदी जब वाग्भट आते हैं, तब तक ये फुल फ्लैश्ड रूप में पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में हमें मिलता है। अभी इस कमरे में आग लग जाए तो किसको कॉल करेंगे? कितने नंबर? सर 101 सर। 101 यस सर, यस सर। और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो? 102 सर। कोविड गाइडलाइन जो है उसमें कुछ नंबर दिए गए थे, वो क्या नंबर? सर 2 थे मेन, 108 और 108 और 112। 112 यस सर। 1031 भी थे क्या? सर मुझे शायद 2 के बारे में पता है सर, 2 हैं। ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, जी जी ये 3 कृषि बिल और उस पर विवाद है, तो तीनों कृषि बिल समझाइए कि है क्या? जी सर। सर जो पहला बिल है, जो फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, 2020। तो सर इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि अभी तक अगर हम देखें तो हमारे जो किसान अपनी उपज बेचते हैं, वो APMC मंडियों में बेचते हैं। वो उनके लिए मैंडेटरी है वहाँ पे बेचना, कि मतलब इन बिटवीन खेत से मंडी के बीच में वो सेल नहीं कर सकते। ये पहले से चला आ रहा है लगभग 1960 के दशक से। अब मंडियां ख़त्म नहीं की जा रही हैं, लेकिन उनमें एक ऐड कर दिया गया है कि वो जो फसलें बेच रहे हैं वो इन मंडियों के अलावा इनके बाहर भी बेच सकते हैं। तो एक ये मुद्दा है पहले बिल का, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। विरोध करें तो अच्छी बात है सर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये मंडियाँ आएंगी, क्योंकि उन मंडियों पे जैसे APMC जो स्टेट के अंदर मंडियाँ हैं, उन्हें चुंगी देनी पड़ती है, राज्य सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो थोड़ा ऑब्वियस है कि वो थोड़ी महंगी होंगी। उन्हें लग रहा है कि अगर ये बाहर जो प्राइवेट आ जाएंगे या कुछ उस तरीके की मंडियाँ आएंगी जहाँ वो बेच सकेंगे अपनी फसलों को, तो वो शायद सस्ता हो, और कहीं ना कहीं वो फिर धीरे धीरे सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर शायद उनकी मोनोपोली हो जाए, और फिर वो असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं इस वजह से। सेकंड जो है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो थी हमेशा से, लेकिन इसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की गई है कि कोर्ट को हटा के सीधे ये कह दिया गया है कि आप SDM के पास जाएंगे विथ ड्यूरेशन, कि इतने डेट में SDM ठीक करेंगे उसको, फिर नहीं होगा तो DM तक। इसमें कोर्ट जाने के लिए जो कोर्ट जाने का उनका रास्ता जो बंद कर दिया गया, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि फिर हम SDM और DM ऑफिसर्स के चक्कर लगाते रह जाएंगे, कोर्ट को क्यों इससे अलग कर दिया गया। क्योंकि आम जनता के मन में ये रहता है कि जो DM है, SDM या प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे हैं, तो अगर जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा करेंगे। कोर्ट को एक निष्पक्ष रूप में देखा जाता है, तो उनमें कहीं ना कहीं ये विश्वास की कमी है कि इस तरीके से। तीसरा सर आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें से बहुत सारी वस्तुओं को शायद सर मैं करेक्ट मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है सर, लेकिन मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको उनसे निकाल दिया गया है, कि इससे क्या होगा कि किसानों को इस बात का डर है कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, स्टॉक होल्डिंग लोग ज़्यादा करेंगे, उनकी फसलें जब सस्ती होंगी औने पौने दाम पे खरीदेंगे, स्टॉकिंग करेंगे, और फिर उनको जब वो मार्केट में उनके अच्छे दाम मिलेंगे तो वो बेचेंगे। ये है सर तीनों बिल। बिहार के बारे में आप कभी गई हैं? बिहार किसी ब्लॉक में या किसी काम से बिहार को जानती हैं? सर एग्ज़ाम देने गई हूँ मैं सर, बाकी पढ़ा है जी। क्या पढ़ा है बिहार के बारे में? बिहार का इतिहास पढ़ा है सर, कि बिहार को बिहार क्यों कहते हैं, फिर एंशिएंट में बिहार का क्या रोल था, मेडिवल में क्या था, और अभी मॉडर्न एरा में आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार इतना पिछड़ गया। बीमारू स्टेट में भी सबसे पीछे, अगर 5 स्टेट की बात हम करें तो उसमें भी बिहार को सबसे पीछे क्यों रखा जाता है, और वो ये सारी चीज़ें सर पढ़ी है मैंने इसके बारे में। बिहार के प्रथम CM कौन थे? सर श्री कृष्ण सिंह थे सर। श्री कृष्ण सिंह जी। ठीक है। और अभी जो CM है वो कितने नंबर पे है? सॉरी सर नंबर नहीं पता है। वहाँ कोई डिप्टी CM भी 2 बनाए गए? जी हाँ सर, 2 एक सर मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ जी। बिहार में जो गृह विभाग है किसके अंतर्गत, कौन उसके मंत्री? सॉरी सर पता नहीं। कोई बात नहीं। यूपी में गृह मंत्री, सॉरी सर नहीं पता। ठीक है। तो आपने बुद्ध का नाम सुना होगा? जी हाँ सर। महात्मा बुद्ध, क्या योगदान है उनका? सर बुद्ध का अगर देखें हम तो प्राचीन काल में एक जब ब्राह्मण धर्म अपने कहते हैं बहुत चरम पे था, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म अब जब बहुत चरम पे था, तो आम लोगों का एक कहते हैं कि उनके प्रति एक ब्राह्मण धर्म के प्रति जो उनकी अलगाव था, उस गैप को फिल किया बुद्ध ने, बुद्ध और जैनिज्म दोनों ने।
बुद्ध ज़्यादा क्लोज इसलिए थे क्योंकि वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं, अतिवाद की बात नहीं करते, अहिंसा की बात करते हैं, और वो ऐसे ऐसे कुछ सिद्धांत बताते हैं जो मानव उनको समझ के अपने जीवन में उतारे, अगर वो अपने दुख का कारण, उसका निवारण, सब कुछ की बात वो बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत ही साधारण तरीके से कहते हैं। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया का एक आम जनता का धर्म अगर कहें बुद्ध को तो वो है, तो वो तब भी रेलिवेंट थे, वो आज भी रेलिवेंट है। अभी यूपी के जो सीएम हैं कुछ अतिवाद की बात करते हैं, एक्सट्रीम व्यू रखते हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं सर, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा महसूस नहीं सर। ठीक है, तो यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नए कानून भी बनेंगे? सर एक नारी शक्ति मिशन है जिसके अंतर्गत, मैं एग्जैक्ट इसके लॉज या क्लॉज मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कही गई है। उनकी थाने से लेकर ऑफिसेस, बड़े ऑफिसेस तक पहुंच की बात की गई है कि वो वोकल हों, अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया जाए। अमेरिका में भी कुछ परिवर्तन हुआ है? सर अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के चुनाव में एक मेजर चेंज, जो बिडेन बने हैं, मिस्टर जो बिडेन प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बहुत चर्चा में था कि उन्होंने पहली ही जो उनकी, जी हाँ सर, क्या सर पहली ही मीटिंग में वो जो पूर्व इसके राष्ट्रपति थे, उनके 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो नए, मतलब उनको खारिज करके नए ऑर्डर लाते, जिनमें बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने भाषण दिया और जिस हिसाब से उनके व्यूज़ हैं, उससे ऐसा लगता है कि शायद अब वो पेरिस क्लाइमेट से भी जुड़ेंगे। माइग्रेशन का जो मुद्दा है, इंडिया के लिए जो HB1 वीज़ा का मुद्दा है, और जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो दीवार की बात है, उन सारी बातों से, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका ने खुद को अलग किया था, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो फिर से उनसे जुड़ेंगे, जैसे यूनेस्को है, WHO है, इनसे। बिहार में जो जॉब आप करेंगी, जी किस सेवा को प्राथमिकता दी आपने? सर मैंने SDM को दिया है, फिर डिप्टी एसपी को। जी हाँ SDM ना मिले सर, DYSP को दिया है, डिप्टी एसपी को। दिया। क्यों ऐसा? सर प्रशासनिक सेवा झुकाव मेरा हमेशा से रहा है, उसमें वर्क एरिया जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत लेवल पे काम करने का है। डिप्टी एसपी भी ठीक है, बट वो एक केवल पुलिस विभाग को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल पुलिस विभाग ही है, लेकिन फिर भी उसका जो कार्यक्षेत्र है मुझे लगता है SDM से थोड़ा सा संकुचित है, इस वजह से। आपका ऑप्शनल इतिहास है। जी हाँ सर। मेडिकल साइंस से उधर झुकाव क्यों हुआ? सर मेडिकल साइंस अगर रहता या आयुर्वेद रहता उसमें सब्जेक्ट, तो मैं फॉर श्योर सर आयुर्वेद ही चुनती, क्योंकि आयुर्वेद में मेरा ग्रेजुएशन भी है और मास्टर्स भी है, और आयुर्वेद की मुझे ऐसा लगता है मुझे अच्छी जानकारी भी है, लेकिन वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसा विषय लूँ जिससे मैं खुद से पढ़ सकूँ, तो मैंने इतिहास का चुनाव किया। इतिहास को लेकर अभी काफी चर्चाएं हैं कि जी। इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए। इस पर अपना कुछ मत दीजिए। सर इतिहास हमेशा से पुनर्लेखन का विषय रहा है, हर एरा में आप देखें तो। अगर इतिहास लेखन की बात करें, भारत में शुरुआत ही मानी जाती है ब्रिटिश लेखन से। ब्रिटिशर्स आते हैं, वो लिखना, भारत का इतिहास लिखना शुरू करते हैं आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो इतिहास लिखा गया, जी हाँ। ऐसा मानना है कि ये बायस्ड है, फिर से इसको लिखने की जरूरत है, कुछ चीजों से जस्टिस नहीं हुआ है, तो फिर से उसको जस्टिस करने के लिए, जैसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चीज हैं जो छूट गया है और किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया, जी हाँ, तो फिर से इसको संतुलित किया जाना चाहिए, इस पर की चर्चाएं, तो इस पर क्या आपका? सर इस पर मेरा विचार ये है कि हर चीज़ रिसर्च के बाद होनी चाहिए। अगर एंशिएंट में आपको कुछ बदलना है किसी बात में, क्योंकि वहाँ भी अगर हम इतिहास के स्रोत देखें तो ज़्यादातर राजा के जो दरबारी कवि थे या ऐसे, तो उनका इतिहास लेखन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बायस्ड होंगे। हम मुगल काल में आते हैं या सल्तनत में, वहाँ भी यही स्थिति थी। फिर हम ब्रिटिश को देखते हैं तो वो भी हमारे जो पूरे इतिहास को है वो हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक काल में बांट देते हैं, जबकि ऐसा इतिहास लेखन भारत के अलावा कहीं नहीं मिलता है हमें। तो इस तरीके की अगर बातें हैं तो हमें हर काल में अगर जिन चीज़ों को बदलना है उनकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, बाकायदा जो फैक्ट हमारे पास हैं उनकी एनालिसिस होनी चाहिए। उसके बाद अगर लगते हैं कि वो तथ्य को सही तरीके से पेश नहीं किया गया या नहीं लिखा गया, तो उन्हें दोबारा लिखना, मतलब दोबारा लिखा जाना चाहिए। सर बिहार में आजकल 2-3 साइट्स काफी चर्चा में रहे हैं, हाल फिलहाल में 3-4 साइट्स आए हैं, उसका उत्खनन हुआ है, कुछ रिसर्च भी वहां से आया है, नाम बता सकते हैं कौन कौन साइट्स? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। विश्व इतिहास में आपने पूंजीवाद पढ़ा होगा। जी हाँ सर। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद ये कहता है सर कि जो उत्पादन के जो अधिकार है वो उन कुछ लोगों के हाथ में रहना चाहिए जो उसमें सक्षम हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से उन संसाधनों के बांटने की बात नहीं करता है,
वो पूंजी उत्पादन की एकदम से कहते हैं उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग करके उन तक पहुंचना चाहिए। बाजार के संदर्भ में भी कुछ करता है क्या? फ्री ट्रेड की बात करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, कि बाजार ही डिसाइड करेगा कि किन चीज़ों का उत्पादन करना है, किन का नहीं करना है, न कि डिमांड और सप्लाई का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको लगता है कि आज पूंजीवादी देश है संसार में? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अगर बहुत पूंजीवादी आप अमेरिका को भी कहें तो उनकी भी इतनी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कहीं भी पूंजीवाद को नहीं कहती। ओपन मार्केट के टर्म में बताइए। यस सर। कि मुक्त बाजार के रेस्पेक्ट में बताइए। सर फ्रीली ओपन मार्केट अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो इस समय कोई भी देश नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं अपने पूरे बाजार को रेगुलेट कर रहे हैं। कोई एग्जाम्पल बताइए, अमेरिका और भारत को कोरिलेट करके बताइए। अच्छा सर, पूंजीवाद से सर अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी हम देखते हैं तो कोई भी देश पूर्णतः ना तो पूंजीवादी है ना समाजवादी है, सबकी मिलीजुली अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो पूंजीवाद की तरफ झुकाव। इस आप जो बोल रहे हैं इस पर कोई आधिकारिक ओपिनियन भी है किसी संस्था का? सॉरी सर, पता नहीं। इतिहास में ये इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। जी हाँ सर। अभी H1 वीजा को भी लेके भी आपने बात किया। जी हाँ सर। तो H1 वीजा जो है डिमांड और सप्लाई पर होना चाहिए। अगर डिमांड है वहाँ के मार्केट। जी हाँ सर। तो उनको उनकी संख्या रेगुलेट नहीं करनी चाहिए। रेगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूंजीवादी नहीं है। जी हाँ सर। इस पर कुछ आधिकारिक बयान है? खैर कोई बात नहीं। गांधीवाद और राष्ट्रवाद सर को समझाइए। गांधीवाद और राष्ट्रवाद विचारधारा के नाम से उस इरा को, उस काल को गांधीवादी, मतलब गांधीवादी स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से ही, तो इससे ये दिखाता है कि उनकी विचारधारा कितनी प्रभावी थी। गांधी एट द सेम टाइम पूंजीवाद की भी बात करते हैं अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत से, और दूसरी तरफ समाजवाद की भी बात करते हैं कि अगर उनकी शिक्षा और समाज को देखा जाए तो अछूत मिटाने और हरिजन संस्था इनकी बातें करते हैं। राष्ट्रवादी जो हैं सर, राष्ट्रवादी तो मतलब सर कंपेयर करना है दोनों को। पहले गांधीवाद आप नहीं बता पाए, गांधीवाद बताइए, फिर से सोचिए। जी हाँ। तो अगर गांधीवाद को समझना है उनके कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। जैसे वो अहिंसा की बात करते हैं। फिर वो समाज में अगर हम आए, अगर अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो अर्थव्यवस्था में उनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते हैं वो, कि पूंजी जो उत्पादन है वो उन कुछ हाथों में रहे जो उसमें क्षमता है उन्हें अच्छे उत्पादन की, लेकिन वो उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। जो अधिशेष होता है फिर वो जनता में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये एक अलग सिद्धांत की वो बात करते हैं। इसके बाद अगर समाज में हम आएँ तो वो जाति व्यवस्था का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अछूत और अस्पृश्यता है उसका समर्थन नहीं करते हैं वो। उनका सर्वोदय क्या था? गांधी का सर्वोदय ये था कि सर अंतिम पंक्ति में भी जो खड़ा व्यक्ति है, दबा कुचला है, उसके भी हर परिप्रेक्ष्य का, मतलब उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर परिप्रेक्ष्य का उदय हो, मतलब वो हर तरीके से उसका विकास हो, तीनों पक्षों का। सबका विकास बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। ठीक है। राष्ट्रवाद अभी क्यों विवाद में है? सर राष्ट्रवाद विवाद में जो घटनाएं अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या भारत लेवल पे हो रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सबका झुकाव बहुत संरक्षणवाद की तरफ है, अपने देश को आगे बढ़ाने की। अमेरिका फर्स्ट, और इंडिया में भी इस तरीके, इंडिया में हम पूरी तरीके से नहीं कहेंगे राष्ट्रवाद, कुछ तत्व हैं जो बातें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि राष्ट्रवाद या अति राष्ट्रवाद अभी इंडिया में है। और हम इसे राष्ट्रभक्ति क्या है? सर राष्ट्रवाद मेरे ख्याल से एक तार्किक परिप्रेक्ष्य में हम समझा सकते हैं, जबकि राष्ट्रभक्ति जो है वो एक तरीके का तार्किक नहीं होगा, वो अंधविश्वास टाइप की चीज़ है कि जो कह दिया गया वो सही है। तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि वो ज़्यादा जस्टिफाई करता है राष्ट्र। एक टर्म और चल रहा है लगातार समाचार पत्रों में रहा है। जी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांकेतिक, सांस्कृतिक, कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल, अच्छा, सांस्कृतिक। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। मान लीजिए आप SDM बन गए। जी। और आपको काम करना हो, तो कहा जाए कि दो पर्सनालिटी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से लीजिए जी, और उनके आधार पर आप प्रशासन करिए। किनको चुनेंगे और किस लिए चुनेंगे? सर मैं एंशिएंट से सबसे पहले अशोक को चुनूंगी, क्योंकि अशोक अगर उस समय देखें तो निरंकुश राजतंत्र जैसी स्थिति हर जगह थी, लेकिन वो पहले राजा होते हैं जो अपनी जनता से सीधा संवाद करते हैं, अपने लेखों के जरिए, अपने स्तंभ और जो गुहा लेख मिलते हैं उनके जरिए वो संबोधन करते हैं, एक आचार संहिता की बात करते हैं। वो कहते हैं, वो इस तरीके का एक विश्वास बहाली की बात करते हैं कि मैं पिता हूँ, आप सब मेरे पुत्र हैं। तो एक संरक्षण की भावना, एक जुड़ाव महसूस होता है उस समय, जब पूरी तरीके से अगर पूरे विश्व में देखें सभी जगह निरंकुश शासन ही थे ऑलमोस्ट। तो उनसे हमें ये एक वैल्यू मिलती है आज के टाइम पे कि आप जहाँ भी काम करें, पूरी जो जनता है, जो पूरे लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से आप उन पे अपनी विश्वास बहाली करें, सीधा संवाद करें उनके साथ, और एक उनको संरक्षण का माहौल दें कि वो आपके अंदर रहते हुए, कार्य करते हुए संरक्षण महसूस करें।
सर मैं मेडिवल पहले बता दूँ, अभी एंशिएंट मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा सेकेंड। अपने सहूलियत के लिए। सर मेडिवल में मैं सबसे पहले शेरशाह सूरी को लेना चाहूँगी, क्योंकि उनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो वो 5 वर्ष का था, केवल 5 वर्ष का था, लेकिन जितने प्रशासनिक चीज़ें वो बदल कर लाते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वो कहते हैं कि उनके राज्य में एक बुढ़िया अगर सोने की टोकरी भी लेकर चलती तो उसे कोई लूट नहीं सकता था, इतना भय था लोगों के। वो एक मतलब जो आप बात कर रहे हैं उसका एक थ्योरी था। जी हाँ, कि जब तक लोग, हाँ, अगर लोकल प्रशासन मिला हुआ नहीं है तो वहाँ कोई गलत काम नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकती। तो अगर चोरी होती थी तो वो गांव के सरपंच और वहाँ के जो भी उस लेवल के प्रशासनिक अधिकारी थे वो उनको उसके लिए जिम्मेदार महसूस कराते थे और उनको सजा के लिए। थ्योरी क्या, कौन सा थ्योरी नाम दिया गया था? सर वर्ड मुझे नहीं पता है थ्योरी क्या थी, सॉरी। तो ये एक डर था, तो ये एक आज हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कहीं भी चोरी होती है, किसी भी जगह पे हो रही, कोई भी क्राइम बढ़ रहा है किसी भी जगह पे किसी भी तरीके का, तो हमें वहाँ के लोकल लोगों की या वहाँ के जो लोग हैं प्रशासन में निचले लेवल पे हैं उनके साथ डायरेक्ट संवाद बनाना चाहिए। और वो जहाँ अगर नहीं मिले हुए हैं और अगर वो ईमानदार हैं और वो आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके आपको समझा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है क्राइम को और बहुत सारी चीज़ों को वहीं पे रोका जा सकता है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्कूल में शिक्षकों की प्रेजेंस हो, ये सारी चीज़ें वहीं रोकी जा सकती हैं। तो ये हो गया सर। फिर मेडिवल में मैं अकबर को लेना चाहूँगी। अकबर की सारी नीतियाँ एक तरीके से जितनी भी हैं, चाहे वो धार्मिक हों, प्रशासनिक हों, सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी धार्मिक नीति आज के संदर्भ में भी देखी जाए तो बहुत रेलिवेंस है कि सभी धर्म के लोग एक जगह आए, बातें करें, कुछ अच्छी बातें निकले। हालांकि उन्होंने एक टाइम के बाद उसे बंद कर दिया था, लेकिन उस समय जब हर जगह निरंकुश राजतंत्र है, वो लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी संवाद। तो अगर एंशिएंट, मिडेवल, आधुनिक की बात करें तो एक संवाद और 1-to-1 इंटरेक्शन एक ऐसी की है जिससे आप बहुत सारी समस्याओं को मुझे लगता है कि सुलझा सकते हैं। तो अकबर का भी प्रशासनिक सुधार तो उन्होंने शेरशाह सूरी के ही फॉरवर्ड किए थे, लेकिन एक धार्मिक एंगल वो जोड़ देते हैं कि पूरा समाज, राजपूत जो बिल्कुल अलग थे उनको उन्होंने मिला लिया और फिर वो एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करते हैं जिसको 150-200 साल तक कोई छू नहीं पाता है, वो उन्हीं का दिया हुआ था। तो समाज, अगर हमें पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है तो केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लोगों की विश्वास बहाली होनी चाहिए। तो ये मिलता है सर हमें। बाकी सर अगर मॉडर्न इंडिया में कहा जाए तो गांधी, वो हमेशा से सभी के फेवरेट रहते हैं, लेकिन हाँ उनका प्रभाव है, उनके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट देखें, स्वदेशी, तो कभी प्रशासन किया नहीं सर, उनकी मैं दूसरी बातें बताना चाह रही हूँ कि प्रशासन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप लोगों को प्रशासनिक चीज़ें बताएं या उनकी समस्याएं सुलझें, आप समाज को समझें, समाज की समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाएं। जैसे अगर गांधी के पहले हम देखते हैं तो महिलाएं इस तरीके से आंदोलन में कभी बढ़कर आगे नहीं आई थी। एक अहिंसा का जो वो फैक्ट जोड़ते हैं, अहिंसा का, वो एक सुरक्षा का भाव महसूस करती हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, उन्हें पता है कि अगर उनके साथ हिंसा हुई तो उनके बच्चे हैं, घर हैं, परिवार है देखना उन्हें, तो कैसे मास मोबिलाइज़ करना है, मास मोबिलाइज़ करना, वो उनसे सीखा जा सकता है कि आप बातें अपनी कैसे जनता में पैठ बनानी है। तो जनता की बातें समझना, उनकी बातों को उनके तरीके से समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रशासन में अगर देखें तो अगर एक डीएम, सारे काम उसके डीएम एसडीएम के इंग्लिश में होते हैं, लेकिन आपको लोकल जो डायलेक्ट है, वहाँ के जो लोग बोलते हैं जिस हिसाब से, आप उनको समझें, उनकी भाषा में उनको समझाएं बहुत ही आराम से। तो मुझे लगता है सर कि ये गांधी से ले सकते हैं हम। बाकी नेहरू की मतलब वो अभी हाल ही में चीन और भारत की कुछ समस्याएं चल, जी हाँ सर, समस्याओं को इतिहास के नज़रिए से समझाइए। सर इतिहास के नज़रिए से तो ऐसा है कि चीन की जो नीति है वो हमेशा से, अगर उनकी विदेशी पॉलिसी ही पढ़ें तो वो 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड, पहले बताइए फिर उनका नीति बताइए। सर समस्याएं शुरुआत होती हैं तिब्बत के एनेक्सेशन से। एक बफर स्टेट था जो कहीं ना कहीं चीन में मिल जाता है और हमारी एक लंबी बाउंड्री चीन से साझा करते हैं हम। दोनों की नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं, यहाँ लोकतंत्र है, वहाँ साम्य मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो वो संवाद में, बातें में और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, वो फ़ायदे और नुकसान की उनकी चलती है हमेशा। उनकी जो राजनीति है वो इसी पे है, फ़ायदे और नुकसान पे। हम सॉफ्ट पॉलिसी की, तो दोनों देश के जो कहते हैं कि सोच का तरीका, मतलब एक्ट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच में। और बाकी जब भी एशिया में अपने आप को ऊपर दिखाने की बात होती है तो एशिया में 2 ही देश अगर देखे जाएँ, अगर बड़े देशों में, तो चाइना और इंडिया है। तो वो हमेशा से खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचे करना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिसी है चाइना की। आप इतना अच्छा बोलती हैं जी तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं भाग आजमाती? सर ये मुझे अभी आपसे पता चला कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मैंने अपनी वीकनेस में लिखा है कि मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। मतलब मैं अपनी बात शायद बहुत ज़्यादा शब्दों में समझाती हूँ, जो कि मैं 1 या 2 शब्दों में समझा सकती हूँ। पहले आपने अशोक के बारे में बात की। जी हाँ सर। वहाँ एक टर्म आपने यूज किया था, कल्याणकारी राजतंत्र। जी हाँ।
निरंकुश कल्याणकारी राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट वेलफेयर मोनार्की और कल्याणकारी राजतंत्र, दोनों में क्या फर्क? दोनों में फ़र्क कौटिल्य के हिसाब से समझाइए। अच्छा, कौटिल्य के हिसाब से सर, कौटिल्य के हिसाब से तो मुझे नहीं पता है सर। चलिए अपने हिसाब से समझाइए। अपने हिसाब से जो शब्द हैं वो खुद को डिफाइन कर रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कल्याणकारी राजतंत्र तो बनाना है, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका एक निरंकुश है पूरी तरीके से, कि मतलब उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो राजा चाहेंगे, जो राजतंत्र चाहेगा वो करेगा। तो ये एक ये हुआ। दूसरा, केवल कल्याणकारी की बात करें तो वहाँ निरंकुश नहीं है, मतलब अथॉरिटेटिव नहीं है वो। अकबर के समय विधि का शासन था क्या? जी हाँ सर। विधि का शासन होता क्या है और कैसे था, ये बताइए। विधि का शासन ऐसे होता है सर कि जो भी चीज़ें होंगी समाज में, कोई भी काम होगा, जो भी होगा, वो उसका एक कानून होगा। जैसे उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अरेस्ट करने से लेकर न्यायालय तक पहुंचाने तक की एक प्रक्रिया है पूरी, और वो लिखी गई है। अगर वो लिखी नहीं गई है तो वो विधि नहीं, तो वो ना हम उसको अरेस्ट कर सकते, ना कहीं भेज सकते। मतलब जो भी चीज़ें होंगी उनका एक कानून है बनाया हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो विधि का एज एग्जैक्ट ऐसा फॉर्म वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि दीवानी कानून, फौजदारी कानून हमें मिलते हैं। सजाएं बाकायदा बताई गई हैं कि किस गुनाह के लिए कितनी, मतलब कौन से जो जुर्म होगा उसकी कितनी सज़ा मिलेगी। और ये अकबर के काल से ही नहीं, ये शेरशाह सूरी के काल से ही शुरू हो जाता है, और कुछ हद तक हमें सल्तनत में 1757 से 1857 तक जी हाँ जो हमारा भारत का इतिहास रहा है, अमूमन हम हमेशा ब्रिटिश शासन को ब्लेम करते हैं भारत। कुछ अच्छी बातें बताइए 1757 से 1857 तक ब्रिटिश रूल ने कुछ अच्छी बातें जो भारत में की हो। सर, उन्होंने इंटेंशनली तो नहीं किया था, लेकिन बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, उनकी नीतियों का बाई प्रोडक्ट था कि कहीं ना कहीं शिक्षा का विकास हुआ हमारे यहाँ। एक तरीके की जो इंग्लिश शिक्षा बोलते हैं, जिसको हम आंग्लवादी शिक्षा, उसका विकास होता है। 1813 के एक्ट में वो 1 लाख अनुदान की बात करते हैं। फिर वुड्स डिस्पैच आता है। मैं ये अगर शिक्षा विभाग की हम बात करें तो इसमें वो इतनी बातें लेकर विश्वविद्यालय एक्ट लेकर आते हैं वो, जिनसे हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय बनते हैं 1857 में। तो ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। फिर अगर हम समाज की बात करें तो समाज में 1829 में वो सती एक्ट लेकर आते हैं, सती एबोलिशन, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था उस टाइम पे, वो लेकर आते हैं। फिर विधवा पुनर्विवाह लेकर आते हैं, शायद मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो सर 1856 में लेकर आते हैं वो। तो ये सामाजिक सुधार, वो ये सामाजिक और शैक्षणिक सुधार इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो समाज की भी ज़रूरत थी, वो उनकी भी ज़रूरत थी कि एक पढ़ा लिखा वर्ग हो जो उनका क्लर्कियल काम करे। तो ये सारी चीज़ें उनकी सर, मुझे लगता है कि संविधान के क्षेत्र में भी कुछ हुआ। संवैधानिक विकास हुआ है सर। हमने जब जब शासन बनाते हैं, हमारे यहाँ जब संविधान बनता है, जी हाँ सर, तो मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी लेके आते हैं, रिकार्डो को भी कहीं ना कहीं हमें स्पेस देते हैं। जी सर। इसके अलावा हम कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव में जो वेरिएशन है उसको देते हैं, रूल ऑफ लॉ को देते हैं। जी हाँ सर, रूल ऑफ लॉ। तो ये 1757 से 1857 में भी कुछ हुआ था क्या इस बीच? सर, अगर मैं सही हूँ तो शायद इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात हुई थी सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वो भी बार बार क्यों कहती हैं अगर मैं सही हूँ? क्योंकि सर मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती। अभी जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ उसमें मुझे समय बहुत कम मिला है पढ़ाई का, तो चीज़ें तो मैंने पढ़ रखी हैं बहुत सारी, लेकिन वो रिवीजन ना होने की वजह से मैं फॉर श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कहीं मैं गलत ना हूँ। एक प्रशासनिक अधिकारी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सत्यनिष्ठा सर सबसे पहले तो होनी चाहिए उसके अंदर, अपने प्रति भी समाज के प्रति भी। हार्ड वर्क होना चाहिए कि आप, और फास्ट एडेप्टेटिव होना चाहिए मेरे ख्याल से किसी भी माहौल में। जैसे अगर शहरी है तो शहरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण, बिजली है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब फिर वो ब्लेम ना करे चीज़ों को, क्योंकि ये इस क्षेत्र की मांग है, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो। अभी तक जो अपने लाइफ में यात्रा किया है, जी हाँ सर, उसका कुक कौन है? कुक कौन है सर? मतलब किसने इसको अभी तक निर्माण किया? आपका कुकिंग हॉबी है? जी हाँ सर। अभी तक जो भी आपने यात्रा की, जहाँ तक आप पहुँचे, इसका कुक क्रेडिट किसको जाता है? मदर को सर, मेरी माँ को। माँ को जाता है? जी हाँ सर। मदर्स डे कब मनाया जाता है? सर ये नहीं पता मुझे। मदर्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को सर, इंटरनेशनल। क्यों मनाया जाता है? सर ये विश्व इतिहास से जुड़ी एक घटना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय एक महिला थी शायद बस में, उनके साथ कुछ, सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। कुकिंग में एक सेफ्टी वॉल्व भी होता है। कुकिंग में सेफ्टी वॉल्व? प्रेशर कुकर में होता है। जी हाँ सर। और कांग्रेस के उदय में भी सेफ्टी वॉल्व। जी हाँ। सही था क्या वो?
नहीं सर, उसमें इतिहास लेखन में अपने आप में ही मतलब अगर देखें तो ये इतिहास लेखन का एक विषय है जिसमें अंग्रेज कुछ कहते हैं, भारतीय इतिहासकार कुछ कहते हैं, और जो भारतीय इतिहासकार में राष्ट्रवादी नेता थे वो अपना मत रखते हैं। तो पूरा एक संतुलित मत है, लेकिन बाद में इसको नकार दिया जाता है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी सेफ्टी वॉल की, वो कहते हैं, लेकिन हाँ भारतीय इतिहासकार इस बात को नकारते हैं। हेल्दी लाइफ के लिए घर मतलब जो किचन में है उसमें कौन कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं और किस मात्रा में लेना चाहिए उसमें? सर घर में हमारे जो किचन है, सबसे सही बात तो है कि मसालों का सही प्रयोग, जो अभी आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी इम्यूनिटी और ये सारी चीज़ें जो हमारी कहीं ना कहीं किचन से शुरुआत होती है। खाना कितना पकना है, कैसे पकना है, ज़्यादा पकना है, कम पकना है, न्यूट्रिशन बिल्कुल बैलेंस हो कि मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एकदम तरीके से, बच्चे, मिडिल एज के लोग और बुजुर्ग, इन तीनों के हिसाब से खाना बने। जैसे आज भी हमारे घर में अगर जॉइंट हैं, जॉइंट नहीं भी हैं, तो हम कुछ भी बनाते हैं, हम बच्चों कहते हैं कि हम खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो नहीं खा रहा है तो हम उसे थोड़ा बेवकूफ़ बनाएं और उसको मिला जुला के दें। तो सर मैं क्या आपके प्रश्न को सही से समझ पाई हूँ? बेवकूफ़ इसलिए सर कि वो जिस हिसाब से हमारा माहौल है, वो बाहर जाते हैं, वो बर्गर का बड़ा सा पोस्टर देखते हैं, वो खाना चाहते हैं। जब तक वो समझ पाएँ कि ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे इन चीज़ों से बचा कर रखें और उन्हें सही न्यूट्रिशन दें। एक आजकल चर्चा में रहा RCEP। जी हाँ सर, RCEP क्या है ये? सर ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसमें इंडिया ने अभी लास्ट ईयर अपने आप को वापस ले लिया है, मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा था। तर्क देते हुए अपने को अलग किया? सर तर्क देते हुए ये किया है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और अगर साउथ एशियन कंट्री में देखें, सिर्फ चाइना के साथ नहीं बोला होगा सर जो हमारे कंसर्न है वो ये हैं कि अभी जो फ़िलहाल हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से है। तो सर ये डर है कि जो वियतनाम है और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नहीं, वियतनाम और ये देश हैं, तो यहाँ पे यहाँ की गुड्स है इसमें टोटल? सर इसमें 10 2 सर 16 थे, इंडिया के हटने के बाद 15 है अभी। अच्छा 15 है। जी हाँ सर। कितना पॉपुलेशन को कवर कर रहा है और कितना पूरा GDP का टोटल कवर करता है? सॉरी सर मैंने याद किया था बट अभी एलोपैथिक जो डॉक्टर्स थे, जी हाँ सर, वो थोड़ा स्ट्राइक कर रहे थे कि आयुर्वेद को क्यों सर्जरी के लिए। जी हाँ सर। ये मामला सर मामला ये था कि अभी केंद्रीय मंत्री जो है हमारे, उन्होंने ये कहा है कि जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं वो सर्जरी कर सकेंगे। फिर उन्होंने उसका इतिहास का पूरा तथ्य दिए हैं कि इतिहास में आप देखें तो चरक से, सुश्रुत से लेकर सबने इतने सारे जो सर्जरी की पढ़ाई की है। सर मेरी जो डिग्री ही है वो बैचलर इन आयुर्वेद एंड मेडिकल, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो सर्जरी है, लेकिन वो ऐसा आज की जो सर्जरी है कार्डियोलॉजिस्ट इस तरीके की नहीं है। बेसिकली लोअर एब्डोमेन और एनोरेक्टल एरिया की सर्जरी है और ENT से रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड है। तो ये मैंने किया है सर, 3rd ईयर के बाद से ही शुरू हो जाता है। यस सर। तो आप सर्जरी कर सकती हैं? नहीं सर मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि अलाउड नहीं है यूपी में। BMS डॉक्टर्स को भले वो MD हो या MS हो, अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आप ही बताइए सर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ शायद। हाँ, मुझे लगा। एक तो ये आपको थोड़ा सा पॉज रखें, जी जी। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप जाएंगे तो वहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फास्ट की। जी जी जी। बोर्ड के मेंबर हैं वो भी 70+ कई जगह 50, 60 प्लस 70 तक। जी जी। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने को बहुत जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करिए। बात में थोड़ा सा, बात तो ठीक है, कंटेंट वाइज ठीक है, जी जी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होता ही रहता है। जी 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 सर। तो ये है, कुछ चीजें थोड़ा सा आप ठीक करिए। जी। जैसे इतिहास मैंने पूछा कि इतिहास को रीराइट किया जाना चाहिए। जी हाँ। तो आपको बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना, क्योंकि ये इतिहास का रीराइटिंग, इतिहास की राइटिंग किसके आधार पर? सोर्सेस के बेसिस पर होता है। जी हाँ सर। और सोर्सेस हमेशा उसमें नए नए मिलते हैं। और दूसरी बात है कि व्याख्याएं भी नई तरीके से होती हैं। तो सोर्स और व्याख्याएं जब नई आए और संतोषजनक आए तो जरूर लिखा जाए। जी सर। मतलब उसको बहुत ही कंसाइज वे में बताइए, फिर आगे क्वेश्चन उठता है तो उसको जवाब दीजिए। जी जी सर। तो एक तो ये अब बिहार का भी मामला है और जी शेर हाँ का शेर मामला है। सर। जी जी। तो उनके बारे में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी रखिए। ऑप्शनल भी है। जी हाँ जी हाँ आप सर। सिर्फ GS के नहीं, जी हाँ जी हाँ तो सर। ऑप्शनल भी है।
तो वहाँ एक उनका थ्योरी ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। क्या कहते हैं, स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जो कोई भी अगर गलती होती है या क्राइम होता है तो जो वहाँ का अधिकारी है स्थानीय प्रशासन में उसकी उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, सजा तक हो सके। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। अकबर के बारे में एक ब्लंडर की आपने कह दिया कि रूल ऑफ लॉ था। यस सर। साफ डिनाई करिए, जब भी मोनार्की की कहीं बात आए तो आपको कहना है रूल ऑफ लॉ कहता है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ। यस सर। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है नो पर्सन इज अबव द लॉ। अकबर तो ऐसा, वो तो सम्राट जी है। अकबर तो कहता था कि फेंक दो उसको, उठाकर फेंक दो। ये मुझे बोलते वक्त ही लग गया था सर कि मैं गलत चली गई इस पे, लेकिन चूंकि मैं स्टार्ट कर चुकी टेस्ट थी। किया जा रहा था आपका कि आप संविधान जानती हैं कि नहीं जानती। यस सर, यस सर। तो कभी भी गलती से भी कितना भी आपको कुछ कहा जाए, बिल्कुल मध्यकाल में या फिर जब संविधान लागू नहीं है, यस सर, तो सीधे बोलना है कि देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अंग्रेज 1773 के एक्ट में दावा कर रहे हैं, रेगुलेशन एक्ट। हाँ, रेगुलेशन ब्रिटिश एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी यस सर, यस सर। ला रही है, थ्योरी में वो लगातार कर रहे हैं। उसके और भी कुछ बात, जब मैंने पूछा कि आप 1757 से 1857 के बीच की कुछ बात बताइए। जी हाँ, जी। पहला बात तो वो एक यूनिफिकेशन कर रहे थे आपके बाउंड्री का। यस सर। 18th सेंचुरी में तो लगातार क्या था, छोटे छोटे राज्य थे। यस सर। उन सारे बाउंड्री का विलय करके एक यूनिटी, बाद में आपको एक नेशन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। यस सर। एक तो ये भी किया। यस सर। दूसरा वो संवैधानिक विकास, आप पढ़ते हैं संविधान, यस सर, यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो बहुत सारी संस्थाएं बना रहे थे, सिविल सर्विस लेके आ रहे थे। यस सर। वो आपको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, आज वही तो हम लोग चला रहे हैं। यस सर, यस सर। अपने हिसाब से। तो इन सारी चीजों को रेखांकित करिए। वो अलग बात है कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, यस सर। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा रहा, तो उसको बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, उसको फ्रंट पर फ्रंट आके पे, सब यस बोलिए। यस सर। बात है कि बोर्ड को नहीं लगे कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, यस सर। एकदम जो है। हाँ। तो ये क्योंकि ऑप्शनल है आप, यस सर, यस सर। तो ये कुछ बातें हैं। और क्या बहुत ठीक है। हाँ, बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, ओवरऑल ठीक है, इसको कंटिन्यू रखिए। मेरी तरफ से तो 100% आपका होगा सिलेक्शन। हाँ, सिलेक्शन Thank you, में sir. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए SDM। यस सर, आप यस सर। ऑलरेडी हाँ। जॉब में हैं, तो इसलिए तो आई इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। यस सर। सिलेक्शन में तो दिक्कत नहीं होगी। यस सर, थैंक यू सर। मतलब 70% से मार्क्स अधिक आएगा ही, और कितना अधिक आएगा, यस सर। है ना? ठीक है आपका एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ठीक करिए, 100 तक मार्क्स मिल रहे हैं, 105 तक मिल रहे हैं। 105 देखा मैंने सर, हाईएस्ट हाँ, आप तक आप 105। एकदम ठीक करिए अपने को, और Yes, वहाँ sir. तक ये करिए, Yes, मिल sir. जाएगा। ठीक है आपका होगा। All the best. थैंक यू सो मच सर।